हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और मैं हूँ रूही और आज मैं आप लोगों का जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर्स पढ़ते हैं, उनके कंपैरिजन करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे फिनोमेनास पढ़ते हैं। कोरिस साइकिल्स है, ओके। एंड आपका जो वन टच फिनोमेना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको एक दो या तीन तक क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे और ये सिर्फ किसी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए नहीं बता रही हूँ। हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो CUET के आज एग्ज़ाम सब पैटर्न आ रहे हैं, उनमें देखिए आप LT ग्रेड हो, DSSB का हो, सब में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, और जितने भी लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो भी फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, जो पहली बार चैनल देख रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है। ओके, तो चलिए फ्रेंड, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और लेकिन आज मैं जो चैप्टर से जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे मैं जो टॉपिक लाई हूँ वो है स्पेशलाइज्ड मसल फिनोमेना। ओके, क्योंकि बहुत सारे जो चीज़ें ऐसी हैं जो कि चैप्टर का जो बिल्कुल जिस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, तो उसको मैं पहले डिस्कस करती हूँ हमेशा आप जब भी चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। तो इसीलिए मैं आज ये लेकर के आई हूँ स्पेशलाइज्ड मसल फिनोमेना। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है किसी भी मसल का, ठीक है, जो कि भी मसल फाइबर है उसका पहले जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़ती है वो, उसके बाद फिर वो थोड़ा रिलैक्स पोजिशन में आ जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है फ्रेंड, ये होता है एक एक्टिव प्रोसेस। और जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि जितने भी एक्टिव प्रोसेस होते हैं, एक्टिव डिफ्यूज़न है, एक्टिव जो भी आपका प्रोसेस चलता है, उसमें रिक्वायर्ड होती है एनर्जी। ओके, और ये एनर्जी कौन देता है? ये एनर्जी देता है जो जो हमारी बॉडी में, जो सेल में करेंसी हाउस होता है। ओके, और वहाँ से जो ATP मिलती है, तो ATP जो है ये इसको एनर्जी देता है, यानी कि एनर्जी इसको ATP से मिल गई और ये एक एक्टिव प्रोसेस है और मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का फिनोमेना है वो यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए, जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कहते हैं ऑल और नन प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फ्रेंड, ऑल और नन प्रिंसिपल। तो ऑल और नन प्रिंसिपल को हम लोग बॉर्डिच लॉ भी कहते हैं। क्या लॉ, कौन सा लॉ कहते हैं? बॉर्डिच लॉ कहते हैं। ओके, तो बॉर्डिच लॉ को हम लोग देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मिनिमाइज़ करती हूँ इसको। तो यहाँ पे देखिए, जो ऑल और नन प्रिंसिपल बॉर्डिच लॉ है, इसमें ये बताया जा रहा है कि कोई भी जो मसल फाइबर होता है फ्रेंड, उसको जो कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, ओके, तो एक मिनिमम स्ट्रेंथ चाहिए होती है किसी भी स्टिमुलस की। ओके, स्टिमुलस लाइक अगर हमारी बॉडी पे कोई पिंच करता है तो हमें कोई स्टिमुलस मिला, अगर हमारी बॉडी पे कोई चिकोटी करता है हमें स्टिमुलस मिला। ओके, या किसी भी टाइप का स्टिमुलस, क्योंकि हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन है और स्किन उनमें से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी स्टिमुलस जो हमें मिलता है तो उसको क्या चाहिए होता है, जब हमें कोई भी स्टिमुलस मिलेगा तो एक मिनिमम स्ट्रेंथ चाहिए होती है इस स्टिमुलस की, जो कि उस मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ओके, अगर वो एक रिक्वायर्ड या मिनिमम स्ट्रेंथ उसको नहीं मिला स्टिमुलस का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्शन मसल फाइबर का, ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन तक जाता है। ठीक है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन तक चला गया, उसके बाद अब आगे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। और अगर हम स्टिमुलस की स्ट्रेंथ को, स्टिमुलस की पावर को, अगर हम उद्दीपन की पावर को बढ़ा भी दें, तब भी आगे कोई भी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑल और नन प्रिंसिपल यही बताता है। ठीक है, बेसिकली कि हमें एक मिनिमम जो है स्ट्रेंथ चाहिए होती है स्टिमुलस की, जिससे कि हमारे जो मसल फाइबर है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो सके। और ये जो मसल फाइबर होता है वो लगभग अपनी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन तक चला जाता है, उसके बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्शन अब इसमें नहीं होगा। ओके, तो चलिए, अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। अब सेकेंड हमारे पास जो है सिंगल मसल ट्विच है। तो सिंगल मसल ट्विच क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं। जो सिंगल या फिर एक बहुत ही क्षणिक क्विक जो आइसोलेटेड कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल फाइबर का, ठीक है, वो एक सिंगल स्टिमुलस तक होता है और ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक जाता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू तक जाता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होती है, ठीक है, यहाँ तक ये चला जाता है और इसी को सिंगल मसल ट्विच कहते हैं इन द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। और ये जनरली जो टर्म यूज़ होता है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाता है। ठीक है,
नाउ थर्ड हमारे पास है एनर्जी सोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो एनर्जी सोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। देखिए, जो हमारे बॉडी में मसल्स हैं उनको जो कॉन्ट्रैक्शन करना होता है तो उसके लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी मिलती है जब एटीपी का यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस होता है। और ये हाइड्रोलिसिस कौन करता है? ये हाइड्रोलिसिस करता है मायोसिन एटीपेज एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। जो एटीपी का हाइड्रोलिसिस मसल कॉन्ट्रैक्शन में होता है वो एटीपेज एंजाइम करता है। नाउ, और ये जो हाइड्रोलिसिस है, अब यहाँ पे जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। तो हाइड्रोलिसिस एटीपी का हुआ, एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बना एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना, और एनर्जी जो कि एनर्जी मिली जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ हुई। नाउ, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो फॉस्फोक्रेटिनिन होती है वो क्या करती है? वो हाई एनर्जी को डोनेट करती है, और ये जो है फॉस्फेट से एडीपी तक जाती है। नाउ, अब इसके बाद फिर ये एटीपी बना लेती है, ओके। एडीपी से फिर एटीपी बना लिया। नाउ, अब जो फॉस्फोक्रेटिनिन है वो एक एनर्जी सोर्स की तरह काम करती है, यानी कि यही इसे एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, ओके। कुछ सेकंड के लिए इसने एनर्जी प्रोवाइड की और मेटाबॉलिक प्रोसेस में, और उसके बाद जो मसल सेल्स होती हैं वो ग्रेटर क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एटीपी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं, ओके। अब यहाँ पे जो फॉस्फोक्रेटिनिन है वो अगेन जो है बन जाएगी जब मसल फाइबर रिलैक्स होगा, और यहाँ पे जो एटीपी का जो एनर्जी है वो एनर्जी यूज़ होगा। और ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है? ये एनर्जी मिल रही है कार्बोहाइड्रेट का, जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका जब ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे आप एक बार इसको एक रिएक्शन से देख लीजिए। एटीपी है, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, इट मीन्स की हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें जोड़ रहा है। तो जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ और यहाँ पे जो एंजाइम है वो मायोसिन एटीपेज है, उसका प्रेजेंस है, तो यहाँ पे एटीपी का ब्रेक डाउन हो गया, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गया, प्लस एनर्जी रिलीज हो गई, ओके। तो इतना होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट है रिएक्शन वो है जो फॉस्फोक्रेटिनिन है वो एडीपी के साथ मिल करके मसल के कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है और क्रिएटिनिन बन रही है। जो फॉस्फोक्रिएटिनिन है उसने अपना फॉस्फेट ग्रुप एडीपी को दे दिया, तो अब ये एक फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाने की वजह से जो एडीपी है वो एटीपी में बदल गया, यानी कि पहले डाई फॉस्फेट था, अब वो ट्राई बन गया। यानी डाई में 2 होते हैं फॉस्फेट ग्रुप और ट्राई में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे जो फॉस्फोक्रिएटिनिन है उसने एडीपी को फॉस्फेट ग्रुप दे दिया और यहाँ पे एटीपी में कन्वर्जन हो गया और क्रिएटिनिन बन गया। अब यहाँ पे देखिए जब जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है जब उसका एंड होता है तो क्या होता है, जो एडीपी होता है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। अब जो मसल है वो ग्लाइकोजन में रिच होती है, ओके। अब यहाँ पे जब ये ग्लाइकोजन ब्रेक होता है, टूटता है, तो ये लैक्टिक एसिड में टूटता है और लैक्टिक एसिड में जब टूटता है तो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है जिसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ये जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और एनर्जी को लिबरेट करता है। और कुछ जो एनर्जी है ये फॉस्फोक्रिएटिनिन के दोबारा बनने में यूज़ हो जाती है। और यहाँ पे जो ऑल्सो जब जो आपका कन्वर्जन होता है 4/5 यानी कि जो पार्ट है 4/5 जो पार्ट है लैक्टिक एसिड का वो वापस जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 1/5 आपका छोड़ दीजिए तो 4/5 जो पार्ट है वो आपका फिर से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अब यहाँ पे जो 1/5 लैक्टिक एसिड है वो क्या करता है, वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि 1/5 का जो यूज़ हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बनने में यूज़ हो गया। अब ये जो रिएक्शन होती हैं ये मसल्स में और लीवर में जो है होती हैं, और ये जो रिएक्शन है उसको एफ कोरी कॉन ने और जी कोरी ने प्रपोज किया था, इसलिए इसको कोरी साइकिल कहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कोरी साइकिल देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे कोरी साइकिल देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल है ये देखिए सबसे पहले ये कोरी साइकिल है और ये मसल का जो ग्लाइकोजन है, ओके। और यहाँ पे देखिए मसल लैक्टिक एसिड है और यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज है। तो देखिए जो मसल में लैक्टिक एसिड था, ठीक है, फिर यहाँ पे ये ब्लड में गया, सर्कुलेट हो रहा है। अब उसके बाद फिर लिवर में, देन लिवर में 1/5 ऑफ जो लैक्टिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और बाकी जो 4/5 है वो लिवर में क्या हुआ, जो लैक्टिक एसिड है वो फिर से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज में गया,
ब्लड ग्लूकोज के फॉर्म में है, फिर देन उसके बाद यहाँ पे फिर से मसल ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे एक साइकिल का फॉर्म है, और इसको जो कोरी हैं इन्होंने इन्वेंट किया था, इनका है ये, तो इसलिए इसका नाम कोरी साइकिल पड़ गया है। नाउ अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आता है राइगर मॉर्टिस से। तो राइगर मॉर्टिस भी देख लेते हैं क्या है। जो बॉडी होती है, जब हमारी डेथ हो जाती है तो जो हमारी बॉडी होती है बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है, रिजिड हो जाती है, एक्सट्रीम रिजिड हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा जो रिजिडिटी होती है बॉडी की मरने के बाद, वो क्या कहलाती है, उसको एक टर्म दिया गया है मेडिकल में, राइगर मॉर्टिस। तो यहाँ पे जो राइगर मॉर्टिस होता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो एटीपी होती है हमारी बॉडी में, जो कि एनर्जी दे रही होती है सेल को, तो इस एटीपी का क्या होता है, लॉस हो जाता है, डिप्लीशन हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। और जो फॉस्फोक्रेटिनिन होती है, जो कि वो क्या करती है, वो परमानेंटली इरिवर्सिबल हो जाती है। और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन का, तो अब वो इरिवर्सिबल है, वो फिर से रिवर्स होकर के अपना रिएक्शन नहीं कर पाती है, जो कि कोरी साइकिल में अभी मैंने बताया। उसके पहले जो आपको 2 रिएक्शन बताई थी कि जो फॉस्फोक्रेटिनिन है वो अपना फॉस्फेट ग्रुप एडीपी को दे रही है, देन उसके बाद एटीपी बन जा रहा है। तो ये चीज़ नहीं हो पाती है, ये रिएक्शन टोटली स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी बिल्कुल टाइट हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑक्सीजन डेप्थ। ऑक्सीजन डेप्थ भी आपका इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ज़रूर देखिए। तो देखिए ऑक्सीजन डेप्थ क्या होता है, यानी कि ऑक्सीजन को उधार ले रहे हैं। तो हमारी बॉडी को नॉर्मल ऑक्सीजन जो है वो हम लेते रहते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कब चाहिए होती है, जब हमारी जो बॉडी की मसल्स होती है, देखिए जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी स्ट्रेनियस वर्क करते हैं तो हमें लगता है कि हम जल्दी जल्दी से सांस ले रहे हैं। तो क्यों जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, हम हाफ जाते हैं सांस लेते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना चाहते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है बॉडी मसल्स के द्वारा, जब रिलैक्सेशन या फिर कोई रिकवरी टाइम होता है मसल का, तो ये ऑक्सीजन डेप्थ होती है। ये कब होता है, ये जब होता है जब कोई भी एक्सेसिव यूज़ होता है मसल का, जैसे कि एक्सरसाइज होता है, जब कोई भी ऑक्सीजन बॉडी को लेनी होती है, एक्स्ट्रा उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फिर यहाँ पे एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं कि जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं मसल की, रेगुलर अगर मसल की एक्सरसाइज हो रही है, तो जब रेगुलर मसल की एक्सरसाइज होती है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंटेंट को वो बढ़ाती है, इंक्रीज़ करती है। कोई भी चीज़ आप डेली करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो हमारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाती है ना। तो यही बात है। तो यहाँ पे अब जो है इसने ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है उसको इस टाइप से बढ़ा दिया रेगुलर एक्सरसाइज करके। ओके, तो अब यहाँ पे जो मसल है तो उसमें वहाँ पे ऑक्सीजन रिटेन रहने लगी। तो अब जब ऑक्सीजन रिटेन रहने लगेगी तो क्या होगा, तो फिर ये क्या अलाउ करती है, ये अलाउ करती है सफिशिएंट डीप ब्रीदिंग को, और फिर इसके बाद फिर एरोबिक कॉन्ट्रैक्शन को अलाउ करती है। ओके, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन डेप्थ भी पता चल गया। अब यहाँ पे देखते हैं, एक हमारे पास टॉपिक है रेड एंड वाइट मसल फाइबर क्या होते हैं। तो देखिए बर्ड और मैमल में 2 काइंड के स्ट्रिएटेड मसल फाइबर होते हैं। ओके, स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड मसल फाइबर ये आप जानते ही हैं, ठीक है। मैं आगे इसको बाद में पढ़ाऊंगी भी, लेकिन चूंकि आज मैंने जैसा कि बताया कि मैं अपना जो टॉपिक है चैप्टर का पहला, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे बताया। ओके, तो स्ट्रेटेड मसल्स हैं, इसमें स्ट्रिप्ड होती हैं, स्ट्राइटेड होती हैं ये, और ये वॉलेंटरी होती हैं, ठीक है। तो ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल्स, ये 2 टाइप की होती हैं, ठीक है। एक रेड होती हैं, रेड मतलब स्लो मसल फाइबर, और वाइट होती हैं जो फास्ट मसल फाइबर होती हैं। तो रेड एंड वाइट आपको 2 पता चल गया है। यहाँ पर अब देखिए इसका कंपैरिजन भी दिया हुआ है। तो जो परसेंटेज है फास्ट और स्लो मसल फाइबर का, ठीक है, हर एक मसल में वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। ओके, ये जेनेटिक पे डिपेंड करता है, और जो इसका रेशियो होता है मोर या लेस फिक्स्ड का, और इसको चेंज नहीं कर सकते हैं विद फिजिकल ट्रेनिंग। अगर हम चाहें कि हम फिजिकली एक्सरसाइज करके या ट्रेनिंग से किसी इसको चेंज करें, नहीं, तो ये चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। जो हीट होती है जो नॉर्मली प्रोड्यूस होती है अंडर द कंप्लीट एरोबिक कंडीशन, तो ये क्या होती है, एसेंशियली जो है यहाँ पे कोई लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन नहीं करती है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे एक जो कंपैरिजन है इसको देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर। तो आपके जो एक साइड में रेड मसल फाइबर है जिसको कि टाइप आई या एरोबिक मसल फाइबर कहेंगे, और वाइट मसल फाइबर जिसे टाइप 2 या एनारोबिक मसल फाइबर कहेंगे। तो देखिए जो रेड हैं ये क्या होते हैं, थिन होते हैं, और इसीलिए यहाँ पे ये थिन है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये थिक होते हैं, वाइट मसल फाइबर थिक होते हैं। फिर रेड मसल फाइबर की अगर हम बात करें तो ये जो मसल फाइबर होते हैं वो डार्क रेड होते हैं, क्यों,
क्योंकि इनमें रेड हीम प्रोटीन होती है जिसको कि मायोग्लोबिन कहते हैं। और जो मायोग्लोबिन प्रोटीन होती है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है और ऑक्सीजन को एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टोर करती है। रेड मसल फाइबर में ये पाई जाती है। नाउ ऑक्सी मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देती है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ऑक्सी मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करती है। वाइट मसल फाइबर में जो फाइबर होते हैं ये पेल होते हैं या विटिश होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें लेस मायोग्लोबिन होता है। ऐसा नहीं एब्सेंट नहीं होता है, बट बहुत कम होता है। तो रेड मसल फाइबर में अब देखिए थर्ड पॉइंट है कि जो अमाउंट होती है साइक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वैसे ही सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो मसल फाइबर में होता है। जो साइक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लो होता है, लेकिन जो वाइट मसल फाइबर है इसमें हाई होता है। अब यहाँ पे रेड मसल फाइबर जो होते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं, रिच होते हैं, और ये मेनली जो है वो ऑक्सीडेटिव पाथवे कैरी करती है और ये डिपेंड करता है एरोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी पर, यानी कि जो एरोबिक प्रोसेस होता है एनर्जी पर उस पर निर्भर करेगा। वाइट मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होते हैं, पुअर होते हैं, और ये मेनली ग्लाइकोलिटिक पाथवे में होता है और ये एनारोबिक प्रोसेस पे एनर्जी के लिए डिपेंड करता है, यानी इसको एनर्जी एनारोबिक प्रोसेस से मिलती है। फिफ्थ पॉइंट है कि जो रेड मसल फाइबर हैं ये ऐसे कंसीडर किए जाते हैं कि जो एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है इसमें, तो यहाँ पे इसको कंसीडर किया जाता है जिससे कि जो मसल फाइबर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए और उनमें फटीग या थकावट भी नहीं होती है। लेकिन जो यहाँ पे वाइट मसल फाइबर हैं ये एनारोबिक ऑक्सीडेशन पे या ग्लाइकोलिसिस पे डिपेंड करते हैं अपनी एनर्जी के लिए। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है और ये जो है जब स्ट्रेनियस या बहुत ही हार्ड वर्क किया जाता है तो ये जल्दी ही इनमें थकावट या फटीग आ जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स पॉइंट। जो रेड मसल फाइबर होते हैं इनका रेट स्लो होता है कॉन्ट्रैक्शन का, इसका मीन कि ये जो है सस्टेन्ड वर्क परफॉर्म करते हैं। ओके, लेकिन जो वाइट मसल फाइबर होते हैं इनमें फास्ट रेट होता है कॉन्ट्रैक्शन का, इसलिए ये स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर द स्ट्रेनियस वर्क। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो सेवन्थ है और लास्ट पॉइंट है। जो एक्सटेंसर मसल्स होती हैं जो ह्यूमन बॉडी के बैक पे वो बहुत ही रिच होती हैं रेड मसल फाइबर से। ओके, और कुछ जो फ्लाइट मसल्स होती हैं बर्ड्स की उसमें भी रेड मसल्स होती हैं। और यहाँ वाइट मसल फाइबर जो होती हैं वो आईबॉल मूवमेंट में बहुत ही रिच होती हैं, यहाँ पे वाइट मसल फाइबर्स पाई जाती हैं। और जो फ्लाइट मसल्स होती हैं इसमें क्या होता है जो ये यूज़ होती हैं तो शॉर्ट फास्ट, मतलब बहुत ही शॉर्ट और फास्ट फ्लाइंग के लिए, जैसे कि स्पैरोज होती हैं जो चिड़िया बहुत जल्दी जल्दी उड़ती है और फास्ट उड़ती हैं, उनके लिए वाइट मसल फाइबर काम आती है। तो यहाँ पे इसका आपने जो डिफरेंस है वो देख लिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वो मैं बता देती हूँ। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है? मैसेटर्स होती हैं। लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस लार्जेस्ट मसल है। और शार्पेज फाइबर्स क्या होते हैं? जो कैल्सिफाइड बंडल्स होते हैं जिनमें कैल्शियम होता है, कैल्सिफाइड बंडल्स होते हैं जो वाइट और येलो होते हैं, और ये क्या करते हैं परफोरेटिंग होते हैं, इनमें छेद होते हैं और ये पेरिस्टील बोन लैमेली को होल्ड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल गई। नाउ इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तो आपने सुनी होगी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है किसी भी एक्टिव मसल के द्वारा उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ग्राफिकली रिकॉर्ड किया जाता है ड्यूरिंग द मसल ट्विच, जब मसल ट्विच होता है। और EMG जो है वो इलेक्ट्रोमायोग्राम होता है। ओके, तो आज यहाँ पर आपको इतनी चीज़ें पता चल गई हैं फ्रेंड, और ये जो भी चीज़ है इम्पॉर्टेंट है, नटशेल में है और कंसाइज हैं। तो मैं बार बार कहती हूँ कि आपको कंटेंट यहाँ बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसा हो नहीं सकता कि मैं जो चैप्टर पढ़ा रही हूँ उसमें से आपको क्वेश्चन ना मिले, अगर मिलेगा तो इसी में से मिलेगा। ठीक है, इन्हीं टॉपिक में से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।